ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेटेरियल रिक्विजिशन नोट के बारे में। ओके सर, ये मेटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है? देखो, हमने बात किया था बिल ऑफ मटेरियल के बारे में, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है और 4 डिपार्टमेंट को भेजता है। किसे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। एक और डॉक्यूमेंट होता है जो होता है मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब ये मेटेरियल रिक्विजिशन नोट को हम और भी क्या बोल सकते हैं? मेटेरियल रिक्विजिशन स्लिप भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये एक वाउचर होता है या फिर ये एक डॉक्यूमेंट होता है। इट इज ए वाउचर ऑफ अथॉरिटी यूज्ड टू गेट मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर। ओके, अब जब भी बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है सर? बिल ऑफ मटेरियल तो प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है, राइट? लेकिन जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन होगा एक प्रोडक्ट का, जब भी एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, उस टाइम पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल चाहिए और कितना उसको प्रोडक्शन में लगेगा रॉ मटेरियल, उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम है मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब ये नोट में क्या लिखा होता है? नॉर्मली जितना भी मटेरियल आपको स्टोर से विड्रॉ करना है, जितना भी मटेरियल आपको स्टोर से चाहिए, उतना मटेरियल का आप एक रिक्वेस्ट बनाते हो और वो स्टोर कीपर को आपको देना पड़ता है। और तब भी आपको स्टोर कीपर या फिर जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल इशू करेगा फॉर प्रोडक्शन। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मेटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। इट इज ए वाउचर ऑफ अथॉरिटी used to get materials issued from the store. Generally it is prepared by, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, generally it is prepared by production department. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सर MCQ आ सकता है। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है? तो आंसर है इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड मेटेरियल्स आर विड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ द मेटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल्स। If no material list has been prepared, it is desirable that the task of preparation of material requisition note be left to the planning department or department requiring the materials. The note is shared with the store and accounts department. देखो, 3 तरह के कॉपीज बनते हैं मेटेरियल रिक्विजिशन नोट के। एक मेटेरियल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर जो भी डिपार्टमेंट जिसे रॉ मटेरियल चाहिए, वो एक कॉपी अपने पास रखता है और 2 कॉपी जो है एक स्टोर डिपार्टमेंट को भेजता है और एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजता है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर। ओके, सो बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या है? बिल ऑफ मटेरियल का मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट बना था। ये एक प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत सारे काम में आता है। आप जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फिर परचेज डिपार्टमेंट है, इसी से वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसी को आज ए मटेरियल रिक्विजिशन नोट, आज इट इज मटेरियल रिक्विजिशन की नोट के हिसाब से भी यूज कर सकता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट इसे अपनी रेफरेंस के लिए रख सकता है। जब भी मटेरियल इशू करेगा ना, वो इससे मैच कर सकता है विथ मटेरियल रिक्विजिशन नोट। एंड जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं वो कॉस्ट निकालने के लिए इस बिल को यूज करते हैं। मेटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है? मेटेरियल रिक्विजिशन मेनली होता है कि जब भी किसी भी डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, वो एक अपना रिक्वेस्ट भेजेगा, वो अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसे बोलते हैं मेटेरियल रिक्विजिशन नोट और मेटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। ये स्टोर डिपार्टमेंट को देना पड़ता है और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा एंड जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है उन्हें इसी बेसिस पे इसे आज एविडेंस रख के मटेरियल इशू करना होता है, राइट? ओके सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि ये बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट दोनों में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट? बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या डिफरेंस है सर? नंबर 1 डिफरेंस जो मैंने आपको बोला था कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है और प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है, और यहां पे ये कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। जिस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए वो बनाएगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट। लेकिन बिल ऑफ मटेरियल हमेशा कौन बनाता है? प्लानिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है सर? कंटेंट्स क्या क्या होता है?
It is a complete schedule of components, parts and raw material required for a particular job or work order. बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा होता है, कौन से टाइप के हमें मटेरियल चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने वाले उसमें कौन से टाइप के रॉ मटेरियल यूज होते हैं, उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस किस रेशियो में उसके कंपोनेंट्स को किस किस रेशियो में आपको यूज करना है टू प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट, उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन रहता है। लेकिन जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है ना, इसमें क्या होता है, इट इज ए डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपर टू इश्यू मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। इसमें कुछ नहीं रहता है सर, इसमें सिंपल ये रहता है कि आपको हमें इतना मटेरियल चाहिए, तो आप स्टोर कीपर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप क्या करिए, वो मटेरियल इश्यू करिए। बिल्कुल, it often solve the purpose of material requisition note as it shows the complete schedule of materials required for a particular job, that is it can be replace the material requisition। बहुत सिंपल है, ये बोल रहा है कि जो बिल ऑफ मटेरियल है ना, जैसे कि आपको पता है कि बिल ऑफ मटेरियल जब बनाया जाता है तो ये 4 डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो बिल ऑफ मटेरियल को जिस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, बेसिकली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही रॉ मटेरियल चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज इट इज बिल ऑफ मटेरियल को क्या कर सकता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के हिसाब से यूज कर सकता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकता है, बिल ऑफ मटेरियल को ही मटेरियल रिक्विजिशन नोट की तरह यूज कर सकता है। सो ये जो बिल ऑफ मटेरियल है ना, इट कैन बी रिप्लेस आज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ओके, ये रिप्लेस हो सकता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट के सिवा। दोबारा आपको मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं सर। बिल्कुल सर। उसके बाद आता है, क्या सर मटेरियल रिक्विजिशन नोट को हम बिल ऑफ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, इससे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। इट कैन नॉट रिप्लेस ए बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल को आप मटेरियल रिक्विजिशन के नोट के हिसाब से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट को आप रिप्लेस कर सकते हो विद बिल ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास बिल ऑफ मटेरियल है तो वो दोनों काम कर सकता है। वो बिल ऑफ मटेरियल का तो काम करेगा ही करेगा, उसी को आप मटेरियल रिक्विजिशन नोट इसमें भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मटेरियल रिक्विजिशन नोट है तो वो बिल ऑफ मटेरियल नहीं बन सकता है। बिल्कुल ओके। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोटेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि बिल ऑफ मटेरियल 4 डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, तो जो परचेस डिपार्टमेंट है, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो इसी को ही आज ए कोटेशन यूज कर सकता है, इसी को ही टेंडर के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बिल ऑफ मटेरियल होता है वो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्डिंग के लिए होता है। ठीक है, इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। जब आप कॉस्ट की रिकॉर्ड करोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट की, उस टाइम पे बिल ऑफ जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है वो आपको बहुत मदद करेगा। ओके, इट हेल्प्स इन कीपिंग ए क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन। इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर। देखो यहाँ पे जो बिल ऑफ मटेरियल है ना, बिल ऑफ मटेरियल एक कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि सर प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्लान बना के दिया होगा आपको कि एक प्रोडक्ट बनाने में आपको कितने रॉ मटेरियल चाहिए, ये लिखा होगा किसमें, बिल ऑफ मटेरियल में। सो ये एक स्टैंडर्ड हो जाता है। ये बिल ऑफ मटेरियल जो है ना, ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। इससे आप कंपेयर कर सकते हो मटेरियल रिक्विजिशन नोट में। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन में नोट में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो डिमांड करता है कि हमें इतने क्वांटिटी के रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको बिल ऑफ मटेरियल को आप कंपेयर कर सकते हो मटेरियल रिक्विजिशन नोट में, और आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। ओके, लेकिन ये सिर्फ आपको शो करता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट आपको क्या शो करता है कि एक्चुअली कितने क्वांटिटी के रॉ मटेरियल स्टोर से विड्रॉ हुए हैं एक्चुअली। ओके, इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बीच में। ओके, क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एग्जाम में ये एक शॉर्ट नोट या फिर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ओके ओके सर। ओके, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे कि और एक डॉक्यूमेंट है आपका परचेज रिक्विजिशन। ओके, ये परचेज रिक्विजिशन क्या होता है सर? दिस डॉक्यूमेंट ऑथराइज द परचेज डिपार्टमेंट टू ऑर्डर फॉर द मटेरियल स्पेसिफाइड इन द नोट। ओके, देखो परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलता है, दिस डॉक्यूमेंट ऑथराइज द परचेज डिपार्टमेंट to order for the materials specified in the note, since
material purchase will be used in the production department, there should be constant coordination between the purchase and the production department. A purchase requisition is a form used for making a formal request to to the purchasing department to purchase the material. Okay, this form is usually filled by the storekeeper for regular materials and by the departmental head for specific materials not stock at regular items. देखो सर, ये परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप क्या करते हो, आप परचेज डिपार्टमेंट को बोलते हो कि भाई हमारा मटेरियल खत्म हो चुका है, आप नया ऑर्डर प्लेस कर लो. ओके सर, ये बनाता कौन है? ये बनाएगा जो स्टोर डिपार्टमेंट का केयरटेकर है, स्टोर डिपार्टमेंट का हेड है, स्टोर कीपर. ओके, ये डॉक्यूमेंट कौन बोलेगा सर आपको? स्टोर कीपर आपको बना के देगा. ओके, सो परचेज रिक्विजिशन में क्या होता है? ए परचेज रिक्विजिशन इज ए फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू परचेज द मटेरियल. परचेजिंग डिपार्टमेंट को आप बोलोगे कि हमारा मटेरियल, जो भी मटेरियल है वो खत्म हो चुका है, तो आप क्या करिए, नया रॉ मटेरियल आप प्लेस कर लीजिए, नया मटेरियल के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर लीजिए. सर अगर ये रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है, तो ये कौन बनाएगा? स्टोर कीपर ये डॉक्यूमेंट बनाएगा और परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा. लेकिन कोई अगर स्पेशल मटेरियल है, कोई अगर स्पेशल कैटेगरी के मटेरियल है, तो उस केस में जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड है, जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई एक स्पेशल टाइप के मटेरियल चाहिए, तो उसके डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, वो ये मटेरियल परचेज रिक्विजिशन नोट बनाएगा. बिल्कुल क्लियर सर. ओके, उसके बाद आता है गुड्स रिसीव नोट. सो गुड्स रिसीव नोट कौन बनाता है सर? रिसीविंग डिपार्टमेंट आपका गुड्स, द रिसीविंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए रिसीविंग रिपोर्ट और मटेरियल इनवर्ड नोट और गुड्स रिसीव नोट. जनरली इट इज प्रिपेयर इन क्वाड्रिप्लेट. द कॉपीज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, ऑर्डर इंडिक्टिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट. उसके बाद रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ओके, सो क्या बोलता है ये गुड्स रिसीव नोट नंबर क्या है? गुड्स रिसीव नोट क्या है? जब आप गुड्स रिसीव करोगे सप्लायर से, जब आप गुड्स सप्लायर से रिसीव करोगे ना, तो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा कि हमने कितना रॉ मटेरियल, कितने क्वांटिटी के, कितने वैल्यू के आइटम्स हमने रिसीव किया है. बिल्कुल सर. इसकी 4 कॉपीज बनेंगे, क्वाड्रिप्लेट में बनेगा. ये 4 कॉपीज किस किस को दिया जाएगा सर? ये 4 कॉपीज एक दिया जाएगा परचेज डिपार्टमेंट को, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट को, और एक ऑर्डर इंडिक्टिंग डिपार्टमेंट जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उससे दिया जाएगा. एक रिसीविंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, रिसीविंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा. ठीक है, सो परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, ऑर्डर इंडिकेटिंग डिपार्टमेंट, ओके, एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. इन 4 डिपार्टमेंट को आपका ये गुड्स रिसीव नोट दिया जाएगा कि हमने मटेरियल एक्चुअली में रिसीव कर लिया है. ओके, उसके बाद आता है मटेरियल रिटर्न नोट. ओके सर, मटेरियल रिटर्न नोट क्या है? मटेरियल रिटर्न नोट क्या है सर? बहुत ही सिंपल है. अगर कभी भी मटेरियल रिटर्न होता है ना, अगर कभी भी मटेरियल रिटर्न हो जाता है, आपने परचेज किया लेकिन कोई भी गड़बड़ी है उसमें, या फिर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपने रिटर्न कर लिया, तो उसके लिए एक नोट बनाना पड़ेगा ना, तो वो है मटेरियल रिटर्न नोट. क्या बोलता है ये? समटाइम्स material have to be returned to the supplier after these have been received in the factory. Such return may be occur before or after the preparation of receiving report. Okay, if such return take place before the preparation of receiving report, such material obviously would not be included in the report and hence not shown in the store's ledger. In that case, no adjustment in the books of account would be necessary. But if the material is returned after its entry in the receiving report, a suitable document must be drawn up in support of the issue so as to exclude from the store's material account the value of material returned back. This document is usually takes the form of material return note or material outward note. बहुत ही सिंपल है. अगर आपको रिटर्न करना है आपका मटेरियल, अगर आपको अपना मटेरियल रिटर्न करना है सप्लायर को, अगर वो अकाउंट में मेंटेन हुआ है, अगर वो अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड, अगर वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिटर्न कर लीजिए. लेकिन अगर वो अकाउंट में एंटर हुआ है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा.
सो मेटेरियल रिटर्न के टाइम पे जो नोट बनता है उसे बोलते हैं मेटेरियल रिटर्न नोट या फिर मेटेरियल आउटवर्ड रिटर्न नोट। ओके, उसके बाद चलते हैं सर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस टॉपिक से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होगा सर, मटेरियल की वैल्यू हम कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले आपको लेना है, कैसे लेना है आपको, देखिए पहले आपको लेना है कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज। जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका कॉस्ट कितना है सर, वो आपको लेना है। उसके बाद आपको कुछ चीजें ऐड करना है और कुछ चीजें माइनस करना है। ओके, रॉ मटेरियल जो भी हमने खरीदा है उसके लिए उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना आएगा, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, बिल्कुल सर। सो कॉस्ट निकालेंगे सर, कैसे कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सो आपको लेना है परचेज प्राइस जितने में आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, या फिर जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल का, उसमें आपको वो चीजें ऐड करना है। कौन कौन सी चीजें, अगर आपने इंश्योरेंस के लिए कुछ खर्चा किया है, अगर आपने कमीशन के लिए कुछ खर्चा किया है, ब्रोकरेज दिया है, फ्रेट दिया है, गाड़ी का भाड़ा दिया है, वो सब आपको ऐड करना है। एक सिंपल सा ट्रिक आपको बोलता हूं, आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, आपकी पॉकेट से जो भी गया है, आपकी पॉकेट से जो भी गया है ना रॉ मटेरियल खरीदने में, वो सब कुछ ऐड होगा। और जो भी आपको बदले में मिला है, थोड़ा बहुत अगर कुछ मिला है आपको डिस्काउंट वगैरह, वो सब कुछ माइनस होगा। जो भी आपने पॉकेट से दिया है वो सब कुछ ऐड हो जाएगा, और जो भी आपको मिला है बेनिफिट वो माइनस हो जाएगा। तो क्या है सर, देखिए इंश्योरेंस वगैरह लगेगा आपको जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, इंश्योरेंस हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ये सब कुछ क्या होगा सर, ऐड होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ द कंटेनर, अगर आपने इंपोर्ट किया है, कंटेनर वगैरह में सामान मंगाया है, तो कंटेनर का जो चार्जेस है वो भी ऐड होगा। बिल्कुल सर। जीएसटी आपका ऐड होगा अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आप आईटीसी अवेल नहीं कर रहे हो, अगर आप एंड कंज्यूमर हो, ये ठीक है, या फिर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी आपने जीएसटी पे किया है वो भी ऐड करना है। अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो तो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया होगा, कस्टम ड्यूटी आपको ऐड करना है, अगर उसका आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे किया है, अगर उसमें आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है तो ऐड होगा, जीएसटी भी ऐड होगा। जो भी आपने रोड और टोल टैक्स दिया है वो भी आपका ऐड हो जाएगा सर, रोड और टोल टैक्स जो भी आपने पे किया है वो भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सर, लेस क्या करना है वो तो बताइए। देखिए आपको जो जो भी डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का मतलब सर ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट। ओके, बेसिकली जो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिला है वो आपको माइनस करना है, और आपको क्या माइनस करना है, सब्सिडी और ग्रांट जो आपको मिला है वो भी आपको माइनस करना है। बिल्कुल, तो सर ऐड क्या करेंगे सर हम लोग, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सीए के एग्जाम में नॉर्मली इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आ सकता है ये। ओके, आपको परचेस प्राइस ले लेना है सर, बिल्कुल, उसमें आपको ऐड करना है इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब कॉस्ट ऐड करना है। उसके बाद आपको कंटेनर के जो कॉस्ट ऑफ कंटेनर है वो ऐड करना है। आपको सर जीएसटी ऐड करना है अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हो। बिल्कुल, अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपको इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है तो ही आपको इसे ऐड करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद आपको रोड टैक्स और टोल टैक्स ऐड करना है। उसके बाद आपको कस्टम ड्यूटी ऐड करना है। इसमें से आपको माइनस क्या करना है सर, दो चीजें माइनस करना है। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी पे कर रहा है, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी या फिर ग्रांट कुछ भी दे रहा है तो वो आपको माइनस करना है। और जो भी आपने ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लिया है, क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क में आप खरीद रहे हो तो उस वजह से आपने जो भी पेमेंट किया है, जो भी आपको डिस्काउंट मिला है, वो आपको माइनस करना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है कि कौन कौन से चीज वो है जो आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल में नहीं आएंगे। ओके, सो कौन कौन सी चीजें आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में नहीं आएंगे, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में सर क्या क्या नहीं आएंगे। नंबर 1 पे आपका है डेमोरेज चार्जेस। ओके,
नंबर 2 पे आपका डिटेंशन और फाइन चार्जेस, ओके, उसके बाद पेनल्टी, उसके बाद कैश डिस्काउंट, ओके। ये 4 चीजें आपकी जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है उसमें नहीं आएगा, ओके। सो पहला चार्ज है डिमरेज चार्जेस। जब आपका शिप आता है और शिप आके जो भी स्टोर होके जब वो पोर्ट में रहता है ना, उस टाइम पे जो आपका चार्जेस लगता है डिमरेज चार्जेस, वो आपको नहीं देना है, मतलब उसका कॉस्ट आपको ऐड नहीं करना है। जो भी आपने फाइन वगैरह पे किया है ड्यू टू आपकी गलती, जो भी आपने फाइन या फिर पेनाल्टी वगैरह पे किया है वो ऐड नहीं होगा। उसके बाद जो भी आपको कैश डिस्काउंट वगैरह मिला है, ठीक है, आपने अगर क्रेडिट में खरीदा था, बाद में टाइमली पे कर रहे हो, तो अगर जो भी आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से ऐड या फिर लेस नहीं होगा, ओके। एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओके। इसका मतलब सर क्या है सर, कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस, जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 1000 लीटर का एक पेट्रोल खरीदा, हमने 1000 लीटर का पेट्रोल खरीदा, इसमें से नॉर्मली 50 लीटर क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, ओके। हमने सपोज खरीदा है 90,000 में, 1000 लीटर हमने खरीदा था 90,000 में, 50 लीटर तो सर एवापोरेट हो गया, अब बचा कितना, 950 लीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 950 लीटर है ना, इसका कॉस्ट कितना लेंगे, 90,000, मतलब ये जो 50 लीटर का कॉस्ट है वो क्या होगा, इसी में ऑब्जर्व हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो जो नॉर्मल लॉस का कॉस्ट है वो क्या होगा, आपका ऑब्जर्व हो जाएगा कॉस्ट में, बिल्कुल। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है उसका कॉस्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, उससे आपको एक्सक्लूड करना है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। सो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। उसके बाद सर हम चलते थोड़ी सी और थ्योरी में। ये वाला क्लास हमारा पूरा का पूरा थ्योरी रहेगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। अब चलते हैं मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड में, ओके। मटेरियल स्टोरेज में जैसे हमने बोला कि परचेज करना हमारा 3 टाइप में कंट्रोल हो सकता है। पहले हमने बात किया मटेरियल परचेज के बारे में, अब हम बात करेंगे मटेरियल को हम कैसे स्टोर करेंगे, स्टोर करने के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सब, ओके। मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड, मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड में चलते हैं। मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, देखो, जैसे मटेरियल को टाइमली परचेज करना इंपॉर्टेंट है, मटेरियल को टाइमली परचेज करना इंपॉर्टेंट है, राइट अमाउंट पे परचेज करना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर करके रखना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखोगे तो इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि अगर मटेरियल का वेस्टेजेस होता है ना, मटेरियल के अगर वेस्टेजेस होगा तो लॉस आपको ही होने वाला है, ठीक है। आपकी मटेरियल लॉस होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, ओके। इसीलिए मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ मटेरियल is of the primary importance. It is not enough only to purchase the material of the required quality. If the purchased material subsequently deteriorated in quality because of the bad storage, the loss is even more than the might arise from the purchase of bad quality raw materials. Apart from the preservation of the quality, the storekeeper also ensures safe custody of the material. It should be the function of the storekeeper that the right quantity of material always should be available in the stock. वही बोल रहा है ये बोल रहा है सिंपल कि हमने अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल खरीद लिया है, इसी में ही हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमारा ये भी काम है कि उस रॉ मटेरियल को सही से हमें स्टोर करके रखना है, प्रॉपरली हमें स्टोर करके रखना है। क्यों सर प्रॉपरली स्टोर करके रखना है? बिल्कुल, क्योंकि एक बार अगर रॉ मटेरियल खराब हो गया, हमने खराब क्वालिटी का, सपोज हमने थोड़ी सी सस्ते रॉ मटेरियल खरीद लिया, ओके, उसमें हमें जितना नुकसान नहीं होगा, हमने अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल खरीदे और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया ना, उसमें हमें ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो स्टोर कीपर जो होता है ना, यहाँ पे उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसे बहुत सारे चीजें ध्यान रखना है। पहले ये ध्यान रखना है कि जो रॉ मटेरियल है वो सेफली स्टोर में रहे,
ठीक है, उसकी कस्टडी, उसकी सेफ कस्टडी, ये प्राइम इंपॉर्टेंस है स्टोर कीपर का। उसके बाद उससे उसका प्रिजर्वेशन जो होता है ना, वो भी स्टोर कीपर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उसके बाद सही क्वांटिटी का स्टॉक हमारी स्टोर्स में है या नहीं, इससे भी सुपरवाइज करना, इससे भी चेक करना, ये भी किसका ड्यूटी है? स्टोर कीपर का ड्यूटी है। तो स्टोर कीपर की क्या क्या ड्यूटी है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टोर कीपर सर कौन सा होता है पर्सन? जो कि स्टोर्स डिपार्टमेंट का इंचार्जर होता है, जो कि स्टोर्स डिपार्टमेंट का इंचार्जर होता है, वो होता है आपका स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर की क्या क्या ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या उसकी ड्यूटीज है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला जो उसका पॉइंट है वो है जनरल कंट्रोल ओवर स्टोर। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि स्टोर कीपर स्टोर डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो स्टोर कीपर शुड कीप कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट। ही शुड चेक द क्वांटिटीज एज मेंशन्ड इन द गुड्स रिसीव्ड नोट एंड with the purchase materials forwarded by the receiving department and arrange for the stores department in appropriate places. Okay. पहले बोल रहा है कि जो मटेरियल रिसिप्ट, जो गुड्स रिसिप्ट नोट है, उससे सही से चेक करना। जो परचेज डिपार्टमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स उसे परचेज डिपार्टमेंट या फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट ने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसे सही से चेक करना, गुड्स को रिसीव करना एंड उसे स्टोर में प्रॉपर प्लेस में स्टोर करके रखना। ये तो जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। उसके बाद दूसरा है सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल को सही से स्टोर करके रखना, ये भी स्टोर डिपार्टमेंट का, स्टोर कीपर का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, स्टोर कीपर शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स of quality received of quantity received, issued, balance in the hands and transfer to or from other stores। कितने क्वांटिटी रिसीव हुआ, कितने क्वांटिटी इशू हुआ, कितना बैलेंस में, इसको भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, इन सबके रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, ये भी स्टोर कीपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ओके। सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल्स, ये भी स्टोर कीपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनिशिएट परचेज रिक्विजिशन। ओके, अगर कोई परचेज रिक्विजिशन आता है, स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेज रिक्विजिशन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक ऑफ ऑल रेगुलर स्टोर आइटम्स व्हेनेवर द स्टॉक लेबल और एनी ऑफ द आइटम्स अप्रोचेस द रीऑर्डर लेबल फिक्स्ड। देखो, परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है सर? परचेज ऑर्डर कौन बनाता है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर को क्या करना है, जब भी स्टोर का, जब भी किसी भी आइटम का, किसी भी मटेरियल का लेबल टच हो जाए ना, जिस लेबल पे फिक्स किया गया कि इसके बाद हमें ऑर्डर देना है, अगर किसी भी आइटम का लेबल कम होता है, स्टॉक कम होता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टोर डिपार्टमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये परचेज डिपार्टमेंट को बोले कि आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करिए। ओके, सो परचेज रिक्विजिशन बना के परचेज डिपार्टमेंट को देना, परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर? स्टोर कीपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक लेवल, जैसे मैंने बोला कि स्टोर कीपर का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि रॉ मटेरियल की सेफ कस्टडी, ओके, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस एंड स्टोर डिपार्टमेंट में प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक। अगर किसी भी स्टॉक का लेवल डाउन होता है तो स्टोर कीपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे परचेज रिक्विजिशन बना के परचेज डिपार्टमेंट को बोलना है कि आप नया परचेज बनाइए। ओके, आप नया परचेज करिए, फ्रेश परचेज करिए। सो एडिक्वेट स्टॉक लेवल मेंटेन करना स्टोर में, ये स्टोर कीपर का और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, उसके बाद आता है इश्यू ऑफ मटेरियल। इश्यू ऑफ मटेरियल क्या बोलते हैं? स्टोर कीपर शुड इश्यू मटेरियल ओनली अगेंस्ट द मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप अप्रूव्ड बाय appropriate authority. He or she also refer to the bill of material while issuing materials to the requisitioning department. बहुत सिंपल है सर। ये बोलता है कि और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इश्यू ऑफ मटेरियल। सपोज परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें रॉ मटेरियल इशू करो, तो स्टोर डिपार्टमेंट के जो हेड है, स्टोर कीपर, वो क्या बोलेगा सर? वो बोलेगा कि पहले आप परचेज के लिए जो परचेज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप होता है, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप हमें बोल दीजिए या फिर मटेरियल रिक्विजिशन नोट, उस नोट में साइन होना चाहिए, वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में। परचेज डिपार्टमेंट की जो हेड है, परचेज डिपार्टमेंट की जो मैनेजर है, वो साइन करना चाहिए या फिर उसकी अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद ही स्टोर से वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल इशू करेगा। उसी के साथ साथ स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर को और भी क्या चेक करना है सर? बिल ऑफ मटेरियल के साथ उसे क्या करना है? कंपेयर करना है। ओके, क्योंकि बिल ऑफ
मटेरियल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के रिलेटेड रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा, कौन सी कंपोनेंट में कंज्यूम होगा, इन सब का डिटेल मेंशन होता है। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर इश्यू करेगा ना परचेज रिक्विजिशन को, सॉरी स्टोर कीपर क्या करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप को देख के रॉ मटेरियल इश्यू करना है, लेकिन उसे एक बार वेरीफाई करना है बिल ऑफ मटेरियल के साथ। ओके, दोनों को कंपेयर करना है कि एक्चुअली प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का टारगेट कितना था और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतना रॉ मटेरियल क्यों ऑर्डर कर रहा है। अगर ज्यादा ऑर्डर कर रहा है तो उन्हें जवाब भी पूछ सकता है या फिर उन्हें रिटेन करके भी रख सकता है। तो ये होता है मटेरियल कंट्रोल के लेवल्स। उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकॉन्सिलेशन। स्टोर कीपर का और भी क्या ड्यूटी है? स्टोर कीपर शुड वेरीफाई द बुक बैलेंस विथ द एक्चुअल फिजिकल स्टॉक एट फ्रीक्वेंट इंटरवल बाय वे ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड चेक द एनी इरेगुलर और एबनॉर्मल इश्यू और प्लीफरेज। ये भी सर चेक करना है कि जितना स्टॉक इश्यू हुआ है, जितना हमने खरीदा था, जो बैलेंस है, उसे टाइम टू टाइम वेरीफाई करना है कि एक्चुअली जितना बुक में जो जितना रिकॉर्ड्स में है उतना फिजिकली वो स्टॉक है या नहीं। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हो कि ये इंटरनल स्टॉक ऑडिट हो गया। ओके, अगर स्टॉक ऑडिट उसे बार बार क्या करना है, इंटरनल चेक करना है, स्टॉक ऑडिट करना है। ये होता है स्टोर कीपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके सर, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसी वजह से तो पढ़ा रहा हूं आपको। ओके सर, उसके बाद बात करते हैं सर और कुछ छोटे मोटे थ्योरीज है जिसकी बात करेंगे इस क्लास में। और दूसरा आपका आता है बिन कार्ड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी हम पढ़ रहे हैं मटेरियल स्टोरेज और रिकॉर्ड। ओके, मटेरियल स्टोरेज के रिलेटेड जो भी पॉइंट है आपका वो सब हम पढ़ने वाले। तो उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिन कार्ड। सर ये बिन कार्ड क्या होता है? सर देखो, बिन कार्ड से पहले आपको ये समझना पड़ेगा बिन। सर ये बिन क्या होता है? सर वही सर जो नागिन डांस के टाइम पे हम बजाते हैं ना, बिन, नागिनों को नचाने के लिए। नहीं, वो वाला बिन नहीं है ये। ओके, वो गाना था ना बीन वाला, रे थोड़ा बीन बजा दे। सो बीन का मतलब क्या है यहाँ पे बीन का मतलब है स्टोर प्लेस। ओके, बीन क्या होता है? एक बड़ा सा बक्सा के टाइप होता है। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। बीन का मतलब होता है कंटेनर, बड़ा सा होता है। और थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं मैं। ओके, ऐसे एक बड़ा सा डब्बा होता है। ठीक है, अब इस जो बॉक्स होता है ना, कंटेनर होता है, बॉक्स ऑफ स्पेस, कुछ भी आप बोल लो। इस बिन में क्या होता है? रॉ मटेरियल्स, आपका जो मटेरियल या फिर जो स्टॉक है वो स्टोर होके रहता है। ठीक है, आप एक बड़ा सा बक्सा समझ लीजिए। उस बक्से में ये स्टोर होके रहेगा रॉ मटेरियल आपका। ओके, स्टील का नॉर्मली होता है, किसी भी आइटम का, सीमेंट का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोर होके रहता है। ओके, अब उस बिन में कितने रॉ मटेरियल, बहुत सारे क्वांटिटी के रॉ मटेरियल है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कार्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सपोज ये जो बिन है ये राइस का बिन है। ओके, इसमें राइस है, सपोज इसमें 1000 टन्स की राइस है। सर इतना बड़ा है ये बिन, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े बिन होते हैं। तो 1000 टन्स की इसमें राइस है। तो जब भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो कहां से सर इशू किया जाएगा? बिल्कुल सर यही से इशू किया जाएगा। जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, सर इशू कहां से किया जाएगा? यही से किया जाएगा ना सर इशू। तो बिन कार्ड काम क्या करता है? सर बिन कार्ड ये मेंटेन करता है कि इसमें कितना रॉ मटेरियल गया, इसमें इनपुट कितना हुआ सर, और इससे आउटपुट कितना हुआ। बिन में ऐसे होगा कि एक बहुत बड़ा बक्सा होगा, इसमें आपने रॉ मटेरियल पोर किया, और यहां पे एक छोटा सा निकालने के लिए, एक आउटपुट के लिए एक रास्ता होगा। ओके, तो आपको क्या करना है? इसी रास्ते से रॉ मटेरियल जितना आपको चाहिए उतना निकालना है। बिल्कुल सर। तो बिन कार्ड का ये काम है बस कि आप इसमें रिकॉर्ड करोगे कि अंदर कितना गया और बाहर कितना गया। तो जब भी आप रॉ मटेरियल इसमें पोर करोगे उसे भी रिकॉर्ड करोगे, जब भी आप रॉ मटेरियल निकालोगे तब भी आप उसे रिकॉर्ड करोगे। और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, मतलब कुछ अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल गया है वही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बिन। और इस बिन के लिए जो पेपर मेंटेन किया जाता है उसे बोला जाता है बिन कार्ड। तो चलिए देखते क्या होता है बिन कार्ड। ये आ जाते हैं हमारे क्लास में। बिन कार्ड क्या बोलता है? इट इज ए क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्रीज। ध्यान से देखिए क्या है क्वांटिटेटिव, अंडरलाइन हाईलाइट हुआ है ये वर्ड।
मतलब बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी मेजर होता है। सर एमसीक्यू आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, इसी वजह से तो हमें डिटेल स्टडी करना है। ओके, बिन कार्ड का मतलब क्या है? इट इज ए क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंटरीज व्हिच शोज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरीज अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर बिन। एक बिन में एक टाइम पे कितने रॉ मटेरियल आज के डेट में हमें पता कैसे चलेगा? सर हम उसको बिन कार्ड को फॉलो करेंगे, उसके बिन कार्ड को चेक कर लीजिए, उसमें जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो आपका उस बिन में उतने रॉ मटेरियल अवेलेबल है। राइट, बिल्कुल सर। सर ये बिन क्या होता है? सर बिन रेफर्स टू ए बॉक्स, कंटेनर और ए स्पेस वेयर रॉ मटेरियल आर केप्ट। जहां पे आपका रॉ मटेरियल रहता है उस जगह को हम बोलते हैं बिन। ओके ओके सर। तो कार्ड इज प्लेस विथ ईच ऑफ द बिन और स्पेस टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल लाइक रिसिप्ट, इश्यू एंड रिटर्न। इट इज मेंटेन बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट इस बिन कार्ड को मेंटेन करता है। जो भी बिन होगा ना उसके साइड में ये कार्ड होगा। जब भी कोई लेबर, जब भी कोई पर्सन बिन से रॉ मटेरियल लेगा ना, रॉ मटेरियल यूज करने के लिए लेगा, तो वहां पे वो क्वांटिटी पुट करेगा कि हाँ मैंने इतना रॉ मटेरियल लिया है और बिन में बैलेंस इतना बचा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसके क्या फायदे हैं? 2-3 फायदे और कुछ नुकसान भी है। फायदा पहले देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है इसका। पहला एडवांटेजेस है देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ मिस्टेक। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ मिस्टेक being made as entries are made at the same time as goods received or issued by the person actually handling the material। सर जब आपने रॉ मटेरियल लिया इमीडिएटली आप रिकॉर्ड करोगे, आप पहले रिकॉर्ड करोगे उसके बाद रॉ मटेरियल लोगे। जब आप रॉ मटेरियल बिन में डालोगे तो उस टाइम पे भी क्या है सर? उस टाइम पे भी बहुत ही सिंपल है, आपको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है। तो इसमें इमीडिएट रिकॉर्ड होता है, इसी वजह से मिस्टेक की जो चांस है वो बहुत कम है। ओके, control over stock can be more effective as comparison of actual quantity in any time with the balance book balance is possible। आपके पास इमीडिएट आप जब चाहो उस टाइम पे पता कर सकते हो कि सर एक बिन में कितना बैलेंस है। आप जब चाहो तब पता कर सकते हो कि सर एक बिन में कितना बैलेंस है इमीडिएटली। बिल्कुल सर। Identification of different items of material is facilitated by reference to the bin card, the bin or storage or receptacles। ओके देखो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बिन होता है। बिल्कुल हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बिन होता है, अलग अलग बिन कार्ड होता है। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल कितना है, कौन सी रॉ मटेरियल कौन सी बिन में है, कौन सी रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी है। तो ये एक फायदा है। ओके सर सारे के सारे फायदा ही बताएंगे, क्या कुछ नुकसान भी बता दीजिए। डिसएडवांटेजेस पहला ये है कि ये बहुत जगह लेता है आपका, स्टोर रिकॉर्ड्स डिस्प्लेस्ड ओवर ए वाइड एरिया। ओके सिंपल सा बात है कि आपकी जो रिकॉर्ड्स होगा ना बिन कार्ड का, ये नेगेटिव है कि सपोज आपके पास 50 बिन है तो आपके पास 50 इससे बिन कार्ड्स होंगे, 50 जगहों पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो उसको गैदर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। उसके बाद सर क्या होता है कि नॉर्मली स्टोर हाउस में कौन काम करता है सर? जो मटेरियल पोर करके लेते हैं वो कौन होते हैं? लेबर होते हैं। ठीक है, तो सर ये है कि लेबर लोग क्या होता है ना कि स्टोर हाउस में, गोडाउन में जो धूल और मिट्टी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, डस्ट एंड डर्ट ज्यादा होता है। तो ये जो बिन कार्ड है ना सर खराब हो सकता है सर। ओके ग्रीस वगैरह लग सकता है, आपका बिन में जो डस्ट है वो सब लग सकता है, डर्ट वगैरह लग सकता है और बिन कार्ड खराब हो सकता है। बिल्कुल ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये कि जो लोग स्टोर में काम करते हैं ना वो लोग नॉर्मली क्या कर सकते, पढ़े लिखे नहीं होते, नॉर्मली नहीं होते। ओके हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं मजदूरों की तरह, जो लोग एक्चुअली में रॉ मटेरियल लेते हैं ना, उन्हें लिखना पढ़ना आता नहीं है सही से। ठीक है, तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे, ये एक चैलेंजिंग वर्क है। पहला सर ये है कि ये तो बहुत जगह ले लेगा आपका। बिन का भी एक बहुत ही नेगेटिव चीज वही है कि बिन जब आप बनाओगे, बहुत सारे बिन है तो उनकी रिकॉर्ड मेंटेन के लिए हर एक बिन में अगर एक एक कार्ड रखोगे ना, तो एक बड़ी सी फैक्ट्री में या फिर एक बड़ी सी गोडाउन में बहुत सारा बिन होगा तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिन कार्ड होंगे। बिल्कुल उसके बाद है कि ये कार्ड खराब हो सकते हैं क्योंकि पेपर के, तो ये क्या हो सकता है कि जो गोडाउन होता है वहां पे डर्ट एंड डस्ट बहुत ज्यादा होता है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होता है, तो ये वहां पे खराब हो सकते हैं। और जो तीसरा है वो ये कि जो भी पीपल ये हैंडल करते हैं ना मटेरियल, जो लोग भी मटेरियल पोर करके इशू करते हैं वो लोग नॉर्मली लेबर होते हैं। ठीक है, तो
अगर उन लोगों को पढ़ा लिखा, अगर उनमें से कोई मतलब एजुकेटेड नहीं होगा ना, उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं आता ना, तो आपको क्या करना है, एक सुपरवाइजर भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं, ओके, बिल्कुल। उसके बाद चलते स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो है स्टोर्स लेजर। सर ये स्टोर्स लेजर क्या है सर? ये वही अकाउंट वाला लेजर है, हाँ बिल्कुल उसी के टाइप का कुछ है, ओके। तो ये स्टोर्स लेजर सर क्या है, देखते हैं एक बार। ए स्टोर्स लेजर इज मेंटेन टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड, इशूड एंड दोज इन स्टॉक, ओके। It is a subsidiary ledger to the main cost ledger. It is maintained by cost accounting department. The source of document for posting the ledger are goods received note, material acquisition note, etc. देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा लेजर है, ऐसा बुक है जो क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी रिकॉर्ड करता है, जितना आपने रिसीव किया है, इशू किया है, या फिर जितना आपके स्टॉक में। बिन कार्ड में सर क्या होता था, बिन कार्ड में सिर्फ स्टॉक मेंटेन किया जाता था, ठीक है। जो क्वांटिटी होता था ना वो ही मेंटेन किया जाता था, वैल्यू कुछ मेंटेन नहीं किया जाता था कि कितना कॉस्ट है कितना ये है, वो मेंटेन नहीं किया जाता था। लेकिन स्टोर लेजर में क्या होता है, आपकी क्वांटिटी एंड वैल्यू बोथ मेंटेन किया जाता है। सर मेंटेन कौन करता है इसे? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसे मेंटेन करता है। और किससे बनाया जाता है सर इसका जो मेन सोर्स है वो है गुड्स रिसीव नोट एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। जब मटेरियल इश्यू किया जाता है वो वाला नोट, और जो आपने गुड्स रिसीव किया है वो वाला नोट, इन दोनों से ही नॉर्मली ये बनता है आपका, बिल्कुल, ओके। सर बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में क्या डिफरेंस है सर? बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चे। देखो बिन कार्ड में पहले जैसे मैंने बोला कि बिन कार्ड कौन बनाता है सर? स्टोर कीपर बनाता है स्टोर्स में, और इससे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। इट इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर्स, इट इज मेंटेन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ओके। इट रिकॉर्ड्स, इट कंटेन्स ओनली क्वांटिटी, ओके। ये जो डिफरेंस है ना, ये स्टूडेंट्स बार बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर? जैसे वो था ना बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट में डिफरेंस, सिमिलरली ये जो है बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर में डिफरेंस, ये बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में इसे पढ़ना है, ओके। सो क्या था हमारा डिफरेंस? पहला डिफरेंस था कि इसे स्टोर कीपर बनाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में, और इससे क्या होता है, इससे बनाते हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, राइट। इसमें सिर्फ बिन कार्ड में सिर्फ क्या होता है, क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, और इसमें बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू, स्टोर लेजर में बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों रिकॉर्ड होते हैं, ओके। यहां पे क्या होता है, एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ इमीडिएटली क्या होता है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। किसमें? बिन कार्ड में। बिन कार्ड में आपने कोई भी सामान बिन से लिया, इमीडिएटली क्या होगा, वो आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा। लेकिन यहां पे पोस्ट ट्रांजैक्शन होता है। पोस्ट ट्रांजैक्शन मतलब एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करके रिकॉर्ड करेगा, जैसे नॉर्मली आपका लेजर होता है, लेजर पोस्टिंग, ओके। ईच ट्रांजैक्शन इज पोस्ट इंडिविजुअली, ट्रांजैक्शन में बी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड। देखो बिन कार्ड मेंटेन कौन करते हैं सर? नॉर्मली जो लेबर लोग होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार में कितने बार रॉ मटेरियल गया है, सपोज एक बिन है, बिन से एक ही बार में, एक ही दिन में 50 बार आइटम गया है, तो 50 बार वो एंट्री करेंगे। सपोज एक बिन है, राइस वाला बिन समझ लीजिए, उसमें से एक दिन में 50 बार राइस गया है, 5 किलो 4 किलो ऐसे करके राइस गया है 50 बार, तो वो 50 बार बिन कार्ड में एंट्री करेंगे। जितने बार रॉ मटेरियल लेके जाएंगे बिन से उतने बार एंट्री करेंगे, जितने बार डालेंगे लोड करेंगे बिन में उतने बार रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट चीजें तो सर ये नहीं है बिल्कुल भी। आपने जितने बार ले रहे हो, एक दिन में कितना हुआ है वो टोटल लिख सकते हो आप, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। बिन कार्ड में क्या होगा, बिन कार्ड में हर बार जितने बार भी आप रॉ मटेरियल ले रहे हो उतने बार आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे आप ट्रांजैक्शन को समराइज कर सकते हो, ठीक है। अगर एक दिन में आपने 50 किलो राइस लिया है ना, तो एक ही दिन में उस डेट में सिर्फ 50 किलो लिख लो। लेकिन अगर आपने वही 50 किलो राइस 50 बार में लिया है तो बिन कार्ड में 50 एंट्रीज करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक एंट्री करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या होता है, बिन कार्ड में रिकॉर्ड सर नहीं होता है, ओके। बिन कार्ड में आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन स्टोर लेजर में क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है आपका, ओके।
स्टोर्स लेजर में आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब को अगर गया है मटेरियल, तो वो आपका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके, सो ये थे स्टूडेंट्स कुछ थ्योरीज जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूं सर क्या है, मटेरियल कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमने पहले पार्ट में कवर किया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 पॉइंट्स है, वो आपको डिस्कस करना है। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है सर। मटेरियल रिक्विजिशन नोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट दोनों में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। उसके बाद एक और चीज जो आपको याद रखना है, ये वाला तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, लेकिन उसके बाद ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर में डिफरेंस। ओके, ये जो चीजें ये बहुत ज्यादा थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वाले पार्ट को कवर करेंगे, बिल्कुल। ओके सर, ओके, डन।